इसका मतलब अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नकली लोग यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं और असली वोट वहां से हटाए जा रहे हैं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। सरकार पूरी तरह से इसको रोकने में नाकाम साबित हो गई है। देहरादून है, हरिद्वार है, नगर है और हल्द्वानी का कुछ हिस्सा है। तो इनमें जो जनसंख्या दर में जो वृद्धि देखी गई है 30-24 सालों में, वो बड़ी खतरनाक है और वो चिंताजनक है। ये राजकीय सेवाओं में इतना फर्जीवाड़ा है, राजकीय सेवाओं में फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, फर्जी डिग्री, शिक्षक न जाने कितने मिल गए, पूरी जांच बिठाई गई, लेकिन उस जांच बिठाने के बाद उन सब जांचों का अभी तक परिणाम नहीं आया है। गाये बगाए तीसरे से पांचवें छठे महीनों में या 9वें महीने में कोई एक केस निकल के आ जाता है। फर्जी डिग्री, ये एक इन्होंने एक सिगोफा छोड़ दिया है कि 27 में चुनाव हो रहा है, इसको बांटो, डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेज करते थे, इनको आपस में बांटो, नफरत फैलाओ। जो भ्रष्टाचार की जड़ शुरू होती है वो राजस्व विभाग से शुरू होती है। कुछ राजस्व में कुछ कर्मचारी वो जन नेता के दबाव में आके या अधिकारियों के दबाव में आके वो उसमें कुछ का कुछ लिखवाते हैं और बाद में नौकरी किसकी जाती है? एक सीधे साधे पटवारी की नौकरी चली जाती है। ये भी कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी की तराई में सीटें खतरे में है। इस बार का जो सर्वे है मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ, अगर मैं देहरादून की बात करूं तो 5 सीटें उनको अपने सर्वे में, जो मेरे को कहीं से सूत्रों से पता लगा है कि जिनको ये 10 सीटें मान के चल रहे थे, वहां से 5 में ये कमजोर चल रहे हैं। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज ऐसी है जिसने इस वक्त थोड़ा हैरान और परेशान किया है। ये खबर आई पछवादून से, विकासनगर इलाके से, जहां पर आप कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी को लेकर सवाल उठने लगे। हिंदू जनसंख्या में कमी, मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी, और जांच हुई तो कहानी कुछ यूं निकल कर आई कि सवालों का अंबार सा खड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये सब एक फर्जीवाड़े के तहत हो रहा है। अब तक जो खबर निकल कर आ रही है, एक फर्जीवाड़े के तहत हो रहा है। खबर ये है कि 28 गांव में, पछवादून में, विकासनगर क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल का लगता इलाका है, वहां पर अब मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है। हिंदू आबादी अब कम हो गई है। जो हिंदू बहुसंख्यक होते थे वो अल्पसंख्यक में आ गए हैं कई जगहों पर। और ये 28 गांव ऐसे हैं जहां पर खेल किया है ग्राम प्रधानों ने। और ताज्जुब की बात यह है कि ग्राम प्रधान जो है वो मुस्लिम समाज से, परिवार रजिस्ट्रेशन की नकल में हेरफेर हो गया। चलिए, हेरफेर भी हुआ और उसके बाद देखिए क्या हुआ। जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में लाभ वो सब लोग ले रहे हैं जो या तो वहां है नहीं, उनकी शादी बाहर हो गई है उनके बच्चों की, और या वो लोग ले रहे हैं जो लोग शादी बाहर होने के बाद अपने दामाद या फिर उनके परिवार को भी उन्होंने अपने साथ उस परिवार रजिस्ट्री की नकल में जोड़ दिया है। अब इसके बाद इस पर खूब सियासी शोर भी होने लगा है, इस पर खूब बवाल भी होने लगा है। लोग पूछने लगे हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या सिर्फ एक ये पछवादून का इलाका है और जगह भी है? क्योंकि या जनसंख्या संतुलन और जिस डेमोग्राफिक बिगाड़ की बात हो रही है, बिगाड़ने की बात हो रही है, उसको लेकर अब सियासी गलियारे में चर्चा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बयान देते हैं इस पर हम बात करेंगे। और वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो कहते हैं कि अब किसी को भी ऐसी इजाजत नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हम होने नहीं देंगे, इस पर जांच होगी। तमाम डीएम को बता दिया गया है और कह दिया गया है कि वो जांच पड़ताल करें। लेकिन अब तक ये सब कैसे हुआ? ये कब से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे? ये जनसंख्या असंतुलन कैसे हो गया? इस पर कोई जवाब नहीं है। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मसले पर क्या कह रहे हैं? कार्रवाई होगी जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है, और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछवादून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहां भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच सवाल ये कि ये सब खेल कैसे हो गया? ये फर्जीवाड़ा है या एक साजिश है? किस तरीके से ये सब हो रहा है, ये जानने और समझने की कोशिश, क्योंकि उत्तराखंड की आत्मा देवों में बसती है, देवभूमि कहा जाता है। अगर वहां पर इस तरीके से कोई साजिश या खेल हो रहा है, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? हमारे साथ मेहमान हैं कुलदीप भाई, वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ हैं। कांग्रेस से रविंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप उप्रेती जी, राज्य आंदोलनकारी।
वरिष्ठ हमारे साथ हैं, इस मसले पर बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत तो वैसे सरकार के नुमाइंदों से होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन चर्चा फिर भी होनी चाहिए। कुलदीप भाई, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर जोशी जी के पास और कृति जी के पास जाऊंगा। इस मसले को थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपके जरिए। पशुआदून का ये इलाका और यहाँ पर 28 गांव ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू हो गए अल्पसंख्यक, मुस्लिम हो गए बहुसंख्यक, वो तो सब अलग, लेकिन जो परिवार रजिस्ट्री की नकल, जांच पड़ताल सब सामने आई, उसमें पता चला कि बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पंकज जी, इसमें ऐसा है कि कल रात जो समाचारों में हमने पढ़ा और ये चीजें आई और मुख्यमंत्री इसमें बयान देना पड़ा और अब ये पूरा हो हल्ला जो मचा हुआ है, मैं इस बात को राज्य बनने के बाद से ही हमने ये सुगबुगाहट जब हुई थी 5-7 साल 8 साल बाद जब हमने देखा था, जिस बात को हम आज से 15 साल पहले कह रहे थे, 10 साल पहले कह रहे थे, हल्ला मचा के कह रहे थे, वो सरकारों के और खुद इनके बाद में समझ में आई कि डेमोग्राफी भी खराब हो रही है और डेमोग्राफी से ज्यादा हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर आप अभी ईमानदारी से अगर कोई फिल्टरेशन करा ले ईमानदारी से, तो आप प्राइवेट तो छोड़िए, राजकीय सेवाओं में इतना फर्जीवाड़ा है, राजकीय सेवाओं में फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, फर्जी डिग्री, शिक्षक न जाने कितने मिल गए, पूरी जांच बिठाई गई, लेकिन उस जांच बिठाने के बाद उन सब जांचों का अभी तक परिणाम नहीं आया है। गाये बगाए तीसरे से 5वें 6ठे महीनों में या 9वें महीने में कोई एक केस निकल के आ जाता है। फर्जी डिग्री, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिस बात को लेके हम बार बार कह रहे थे, हम 2012 से मूल निवास की जो मांग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे थे, इसी बात को लेके कर रहे थे। सरकार, परसों मैं देख रहा था कि शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे, शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि जो 4th क्लास की वैकेंसी निकलेगी उसमें मूल निवासियों को मौका मिलेगा। उन्होंने बोल तो दिया, उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने मूल निवासी शब्द जो कहा है, क्या मूल निवासियों को प्रमाण पत्र मिल रहे हैं आज की तारीख में? उत्तराखंड का जो स्थायी वासी है, चाहे वो भगवानपुर का सैनी है, काशीपुर का हरजीत सिंह है या पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, जहां का भी बिजनौर, जो हमारा यहाँ का जो आदमी है चौरता का, वो पूरा स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, जो राज्य आजादी के बाद से जो जहां पे रह रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, जिसके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। 2012 के बाद केवल एक मुख्यमंत्री अपनी चुनावी सभा को जीतने के लिए, खाली राजनीतिक दूरी साधने के लिए, पर्टिकुलर कुछ तरह के क्षेत्रों को साधने के लिए आपने पूरे उत्तराखंड का गला दबा दिया और वो गला इतना दबाया कि आज माननीय मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हमारी डेमोग्राफी बिगड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी बिगड़ने का कहो, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा रोजगार छिन गया, हम तो ये कह रहे हैं हमारी खेती छिन गई, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथियों को जो है एक अपना कम से कम 1 कमरा 2 कमरा बनाता वो जमीन छिन गई, मूल निवास नहीं ढंग से हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, सशक्त भू कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है उनका एक कागज बना हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा, मैंने आपको ध्यान होगा पहले भी कहा था, जो भ्रष्टाचार की जड़ शुरू होती है वो राजस्व विभाग से शुरू होती है। कुछ राजस्व में कुछ कर्मचारी वो जन नेता के दबाव में आके या अधिकारियों के दबाव में आके वो उसमें कुछ का कुछ लिखवाते हैं और बाद में नौकरी किसकी जाती है? एक सीधे साधे पटवारी की नौकरी चली जाती है। बहुत ज्यादा हुआ तो कानूनगो की चली जाएगी। इसके अलावा किसी आप बड़ी मछली पे हाथ नहीं देखेंगे और चाहे ऐसे ही विभागीय कार्यालयों में होगा उसमें भी नीचे वाला आदमी मरता है। अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्ती घोटाला हुआ, लोक सेवा आयोग में जो भर्ती घोटाला हुआ, उसमें निचले स्तर के आदमी गए, पीआरटी उपनल इस टाइप के आदमी लपेटे गए, जो हम पहले से इस बात का मना कर रहे थे। तो देर आए दुरुस्त है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये पिछले 10-15 साल के कागजों की स्थायी निवास की जांच करा लें, आप ये देखेंगे कि ये खुद नहीं संभाल पाएंगे उसको। जी जोशी जी, जिस दौर की बात प्रदीप उक्रेती कर रहे हैं, उस दौर में तो फिर आप भी आते हैं ना, आपकी सरकारें आती हैं। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था अभी, वो सुन के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इनको जो 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उसकी सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। ये हमेशा धर्म का सहारा लेकर, डेमोग्राफी का नाम लेकर, और जो इस प्रकार के अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। वहां पे जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई, हिंदुओं की, जब इन्होंने कहा कुकरेती जी ने, तो इसका क्या आंकड़ा था? राज्य के अंदर अभी जनगणना तो हो नहीं रही। अगर जनगणना होगी तो पूरे राज्य के अंदर होगी, सिर्फ एक विधानसभा के अंदर तो होगी नहीं। ये एक इन्होंने एक सिगोफा छोड़ दिया है कि 27 में चुनाव हो रहा है, इसको बांटो, डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज करते थे। इनको आपस में बांटो, नफरत फैलाओ। उत्तराखंड एक शांत प्रिय प्रदेश है, ऐसे कई घटना हमने आज तक उत्तराखंड के अंदर तो देखी नहीं।
आज जी चर्चा होनी चाहिए थी विकास की, कि प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा। आज चर्चा होनी चाहिए थी यहाँ से पलायन नहीं रुक पा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए थी कि यहाँ पे जो उद्योग धंधे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय पे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सब गायब हो गए। आज किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के नाम आ रहे हैं, इसमें ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। इन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डेमोग्राफी चेंज की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही करवा रहे हैं। जब खुद ही कराएंगे तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? इसका मतलब अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नकली लोग यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं और असली वोट वहां से हटाए जा रहे हैं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। सरकार पूरी तरह से इसको रोकने में नाकाम साबित हो गई है। जैसे पूरे देश के अंदर हमारा चल रहा है, राहुल गांधी जी ने दिखाया था कि किस प्रकार से ये लोग वोट चोरी करते हैं। एक एक 10 बाई 10 के कमरे में 80-80 लोगों के नाम इन्होंने दर्ज कर दिए, और फादर के नाम किसी का XYZ, किसी का YMPJ, और मकान घर का एड्रेस मकान नंबर 0। ये तो सब इन्हीं की सरकार कर रही है ना। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। वहां से इन्होंने ये सबक लिया वोट चोरी से, फिर यहाँ उत्तराखंड के अंदर पेपर चोरी करी इन्होंने। और जो छात्र कहते हैं पेपर लीक हो गया है, सड़कों पे धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, उनको ये जिहादी बता देते हैं, कहते हैं ये पेपर जिहाद है। चलिए ठीक, जोशी जी, क्या इस मामले को आप उतना गंभीर नहीं देख रहे हैं? कांग्रेस इस मामले को उतना गंभीर नहीं देख रही, क्योंकि आपके शुरुआती कमेंट ये थे कि ये सरकार द्वारा या बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है प्रोपोगेंडा, एक चुनावी हथियार है, इसमें मुद्दों से भटकाने के लिए सब हो रहा है। निश्चित तौर से बिल्कुल ये चुनावी स्टंट है। आज इस मुद्दे पे चर्चा की क्या बात आ गई? आप सिर्फ एक विधानसभा में डेमोग्राफी की चेंज की बात करते हैं, कभी आप थूक जिहाद की बात कर देते हैं, कभी आप लैंड जिहाद की बात कर देते हैं। आप विकास के मुद्दों की बात कब करेंगे? जो आपने जनता से वादे किए थे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे, यहाँ से हम पलायन रोकेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसान तो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिला। जिनको रोजगार मिलने भी थे वो आप पेपर बेच दे रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। उनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। आज राज्य की स्थिति ये हो गई है, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, कोई सही तथ्य सामने लेके आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। डेमोग्राफी की बात आ रही है तो पहले से पूरा शांत प्रिय प्रदेश है। आप कोई भी ऐसी घटना, देहरादून के अंदर की आप बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसी घटना बता दीजिए जो हुआ है यहाँ पर। अगर ये हो रहा है, गलत तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं, एक वर्ग विशेष के जोड़े जा रहे हैं, तो ये राज्य सरकार की जवाबदारी है। राज्य सरकार कहाँ बैठी है? मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर गलत तरीके से लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सरकार जिसकी होगी उसकी जवाबदारी होगी राज्य के अंदर। इनको जवाबदारी लेनी चाहिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाना चाहिए इनको। ये आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता जागरूक है, वो सब समझती है। कमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको उतना गंभीर वो नहीं ले रहे हैं, इस मसले को, कि इतना गंभीर नहीं है बल्कि। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं पंकज? जी 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 जी, एक बार सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि मैं डेमोग्राफिक चेंज पर बात करूं, इस पछवा दून वाले मसले पर आऊं, उस पर आप अपना जवाब दें, लेकिन उससे पहले मुझे कांग्रेस की गंभीरता इस मामले में उतनी दिख नहीं रही हो कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा या फिर सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले लाया जा रहा एक मुद्दा है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रोपोगेंडा टाइप का ये है, ताकि लोग इस पर उलझ जाएं। क्या ये मसला इतना हल्का है? देखिए, मसला तो हल्का नहीं है, मसला तो बहुत गंभीर है ये। लेकिन अगर कांग्रेस ये कह रही है तो कांग्रेस को ये कहने के लिए मजबूर भी सत्ताधारी दल नहीं किया है, क्योंकि उनके बयानों ने जिस प्रकार से विषयों की गंभीरता को कमजोर करने का प्रयास किया है पहले भी, और वही कारण है कि जनता में एक माइंडसेट अब बन चुका है कि सरकार जब भी चुनाव का समय आता है तो इस तरीके के मुद्दे उठाती है। ठीक है, और क्योंकि राजनीतिक दलों को के लिए, विपक्षी दलों के लिए तो ये एक अवसर होता है, और उस अवसर का लाभ कांग्रेस उठा रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में डेमोग्राफी को अगर हम देखते हैं पंकज, तो हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब राज्य निर्माण हुआ था और उस वक्त उसके ठीक 2-3 महीने के बाद जो है जनगणना हुई। 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण हुआ और उसके बाद मार्च अप्रैल से जनगणना का कार्य शुरू हो गया।
तो जब जनगणना का कार्य शुरू हुआ तो उस वक्त उत्तराखंड की जो जनगणना थी वो लगभग 84 लाख 90,000 के आसपास, ठीक है। तो और उस समय का जो घनत्व रहा है, जनसंख्या का घनत्व, वो लगभग 160 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे रहा है, व्यक्ति प्रति वर्ग। उसके बाद 2011 की जनगणना हुई और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, वो तो कोविड की वजह से हो नहीं पाई। लेकिन एक आंकड़ों के मुताबिक जो आंकड़े निकल करके आए हैं, वो विभिन्न योजनाओं में जो लाभार्थी होते हैं, तमाम भारी होते हैं, तो जो आंकड़े निकल करके आए हैं, उसके हिसाब से अनुमानित जो निकल के आ रहा है, वो लगभग उत्तराखंड की जनसंख्या 1,25,00,000 के बराबर हो, ठीक है। जी। यानी कि अगर हम उस लिहाज से देखें तो लगभग 40 करोड़ लोग, 40 लाख लोग यहाँ बढ़े। अब इस आंकड़े को हम 25 साल के में तुलनात्मक रूप से जो उत्तराखंड की जन्म दर है, उत्तराखंड में जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, उसके साथ तुलनात्मक रूप से अगर देखते हैं तो ये आंकड़ा फिर कटघरे में खड़ा होता है, ठीक। क्योंकि उत्तराखंड में जो अनुमानित जन्म दर है वो लगभग शहरी क्षेत्रों में 15.6 के करीब है, लगभग 15-16 के करीब है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो 20% है प्रति 1000 पे, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो इतने सालों में अगर क्या मृत्यु नहीं हुई है, क्या सिर्फ जन्म ही जन्म हुए हैं, तो उस लिहाज से भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और जन्म के हिसाब से भी तुलनात्मक रूप से जो जनसंख्या होनी चाहिए थी और जो वर्तमान में जो जनसंख्या का जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है से, वो इतना ज्यादा है जो साफ साफ ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से बाहरी क्षेत्रों से चीजें माइग्रेट होकर के लोग यहाँ आए हैं, जो नया जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर स्थापित हुआ। ठीक। अब हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये एक आंकड़े में भी निकल करके आया था कि जो आपके उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, तो हालांकि संपूर्ण उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, लेकिन इसमें जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, उधमसिंह नगर है और हल्द्वानी का कुछ क्षेत्र है, तो इनमें जो जनसंख्या दर में जो वृद्धि देखी गई है इन 24 सालों में, वो बड़ी खतरनाक है और वो चिंताजनक है। जैसे जी। देहरादून में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो लगभग 32% की दर से हुई, नैनीताल में 25% है, उधमसिंह नगर में लगभग 43% है और हरिद्वार में 30% की दर से जनसंख्या वृद्धि दर। इसी के मनस्पत जब हम अगर पहाड़ी जनपदों को देखते हैं तो कहीं 6-8-6% है, कहीं 8% है, कहीं 5% है, कहीं 3% है और कुछ जनपदों में तो ये कम भी है, ठीक है, क्योंकि एक पलायन भी हमारे राज्य में एक बड़ा कारण रहा है, ठीक। तो अब इस आधार पर जब देखा जाता है तो खासकर एक बार मैं बल्कि ये बताऊं कि मैंने 2000 के लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी जो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो आंकड़े देता है कि हमारे यहाँ इतने वोटर्स वगैरह हैं, उसका एक हमने तुलनात्मक रिपोर्ट मैंने बनाई थी उस वक्त। तो मैं बड़ा ये चौंकाने वाले आंकड़े निकल करके आए थे कि देहरादून के सॉरी उत्तराखंड के मैदानी जनपदों के लगभग 18 से ज्यादा विधानसभाएं हैं जहां मतदाताओं का आंकड़ा बड़ा चिंताजनक है। अचानक से ये इतने ज्यादा कैसे हो गए, ठीक है। तो वो जो उस वृद्धि दर थी उसमें वो लगभग 30 से 40% की वृद्धि दर थी, ठीक। तो वो एक आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन अभी जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं, हालांकि यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर जगह पर ये कार्रवाई हुई है? क्या ये पूरे उत्तराखंड राज्य पर ये क्यों नहीं हुआ है? उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी को देखते हुए ये आंकड़े क्यों नहीं दिए हैं सरकार ने? क्योंकि सिर्फ देहरादून के विकास नगर या सहसपुर वाला क्षेत्र ही प्रभावित नहीं है, देहरादून का धर्मपुर का क्षेत्र प्रभावित है, राजपुर का क्षेत्र प्रभावित है, रायपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभावित है, ऋषिकेश प्रभावित है, हरिद्वार के कई ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हैं, उधमसिंह नगर के क्षेत्र प्रभावित हैं, हल्द्वानी का क्षेत्र प्रभावित, ठीक। तो सिर्फ एक देहरादून का ही एक पर्टिकुलर ये एरिया नहीं है, ये विधानसभा नहीं, कई क्षेत्र हैं जो इस समय डेमोग्राफिक चेंज की उससे जूझ रहे हैं। और इसमें जो ये बड़ी बात निकल करके आई है और ये सही भी है, क्योंकि पंचायत राज में जो व्यवस्था है जिसमें ग्राम प्रधान के पास जो परिवार रजिस्टर होता है वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और वो सबसे बड़ा हथियार भी होता है। तो जो निकल करके आया है, सहसपुर में जो घटनाएं निकल करके आई हैं, वो इसलिए भी चौंकाने वाली और चिंताजनक है क्योंकि अगर जैसे किसी के परिवार में बेटी का विवाह हो, तो विवाह के बाद बेटी अपने ससुराल जाती है, तो उस परिवार रजिस्टर से उसका नाम कट जाना चाहिए था और जहां उसका विवाह हुआ है वहां ससुराल पक्ष में उसका नाम जुड़ना चाहिए था।
लेकिन ऐसा ना हो करके वहां जुड़ा या नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ कटा नहीं, यहाँ यहाँ नाम कटा नहीं, अलबत्ता उसके दामाद का नाम भी उसमें जुड़ जुड़ गया। गया और उसके बच्चों के नाम भी उसमें जोड़े। ठीक है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें हिंदू जो है, जो हिंदू गांव थे, वहां हिंदू अब अल्पसंख्यक की भूमिका में आ गए। ठीक है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। अच्छा, दूसरा, भले ही इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ये भी होगा कि भाई ठीक है, हिंदू मुसलमान का जो राजनीतिक दृष्टिकोण रहता है वो अलग चीज, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा चीजें प्रभावित होती हैं वो है विकास योजनाएं और जी, अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो अन्य हमारे जो कैटेगरीज हैं जिनमें जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं जिनमें योजनाओं का लाभ दिया जाना होता है, वो इससे जी, प्रभावित होती है, जी, क्योंकि उस जी, क्षेत्र के आंकड़े के अनुसार ही बजट बनेगा, उस क्षेत्र के आंकड़े के अनुसार ही योजनाएं बनेंगी और उस इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। जब ये जी, आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये योजनाएं इसमें प्रभावित। जी। इस मामले में भी कुकरेती जी ये बात समझ में आई कि मैंने भी कहा एक बार के लिए चलिए आंकड़ा बड़ा होगा, कुछ चीजें होंगी। मैंने इसको बहुत लाइटली लिया था। बाद में जब मैंने गंभीरता से बातचीत की और लोगों से जाना, थोड़ा लोगों से सोचा समझा, तो मुझे लगा कि ये बहुत लाइट या हल्का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बड़ा है और ये सालों से चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। ये शुरुआत में जब उत्तराखंड बना उसी समय से ये चीजें शुरू हो गई थी और आज वो चलती आ रही है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं उसमें हम जैसे, आप जैसे लोग नहीं, हमसे भी ज्यादा उम्रदराज वाले लोग हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, जोशी जी ने जो बात इस पर की और जिस तरीके से कुलदीप भाई ने इसे बताया, ये हमारे हक हकूकों पर डाका नहीं है। जो योजनाएं जो 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 हमको मिलना चाहिए, जो उत्तराखंडियों को मिलना चाहिए, वो अगर कोई बाहर से रजिस्टर्ड होकर उनको वो फायदा पहुंचाया जा रहा है तो इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और जो कुलदीप भाई ने जो बात बताई है उसके पीछे का मैं फिर वही कह रहा हूं। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्यानुकारी मंच राज्य हितों को लेके लगातार संवेदनशील मुद्दों पे बात करता रहा है, आवाज उठाता रहा है, लेकिन हर बार जो है लोगों को राजनीतिक रूप से लोगों ने उसको उतनी जो है अपने लाभ और हानि को देखते हुए हमारी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। मैं फिर वही जी, बात कह रहा हूं जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि पिछले 12 वर्ष और इन 12 वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक, ब्यूरोक्रेसी में और जनप्रतिनिधियों में दोनों की कार्यशैली में अंतर आया है। शुरू के 12 सालों में इतनी धूल नहीं भरी थी, लेकिन ये जो लास्ट के जो 12 साल जो हम जो अब रजत जयंती में जो पिछले हम अगर जोड़े, इन 25 वर्षों को हम 12-13 साल इधर के जोड़े, इसमें इतनी ज्यादा धूल भर गई, गर्द भर गया कि अब वो सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। उसमें मास्क भी लगाना पड़ेगा और हटाने के बाद ऑक्सीजन भी लेनी पड़ेगी। तो ये जो एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, मूल निवास है, राशन कार्ड है, जो तमाम योजनाएं जिसकी बात कुलदीप भाई कहना चाह रहे हैं, जो मैंने कहा भी था कि कहीं हमारे रोजगार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, किस चीज के लिए मांगा गया था। दूसरी बात, ये आप देखिए ना, 25-30 लाख उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़े इतने वोटर, उत्तराखंड में बढ़ जाते हैं 25-30 लाख। भाई कैसे बढ़ गए? नहीं, ऐसे कैसे बढ़ गए ये? और एक तरफ हम पलायन का रोना रो रहे हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, अगर किसी उसको आप उतार के वो नीचे तराई में आ रहा है, अगर इन चीजों को लेके क्या यहाँ दिक्कत नहीं आएगी? जहां 100 आदमी की रहने की जगह है वहां 10,000 आदमी कैसे रहेगा? वहां पानी कैसे एडजस्ट होगा? वहां सीवरेज कैसे एडजस्ट होगी? तो फिर रिस्पना के अंदर घेराघारी क्यों नहीं होगी? आप बिंदाल के किनारे घेराघारी क्यों नहीं होगी? चोरी चकारी क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे ढंग से कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। ये, और जो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं और भारतीय जनता की बात करूं, ये भी कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी की तराई में सीटें खतरे में है। इस बार का जो सर्वे है, मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूं, अगर मैं देहरादून की बात करूं तो 5 सीटें उनको अपने सर्वे में, जो मेरे को कहीं से सूत्रों से पता लगा है कि जिनको ये 10 सीटें मान के चल रहे थे, वहां से 5 में ये कमजोर चल रहे हैं। तो वो राजनीतिक रूप से भी इनको लाभ दे रहा है और जनता की सहानुभूति से भी ये मुद्दा लाभ दे रहा है। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो उस सिरे से उसको बात को नहीं रख पा रही है कि भाई फर्जीवाड़े पर रोक लगे, या राजस्व विभाग की जांच की जाए, या वहां पे कर्मचारियों का जो है ढंग से इधर के उधर, उधर के इधर किए जाए, सब चीजों की जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन उनको वो उसको वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लग रहा है कि शायद हम एक पक्ष के लिए कहेंगे तो कहीं वो वोटों में प्रभावित ना कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से जो बात की जानी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ईमानदारी से जनता को इसमें समझने की आवश्यकता है। 40% जनता जो बिल्कुल आंख बंद करके एक तरफ चल रही है, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या डिसाइड करना है, हमारे हित कहाँ पे कुठाराघात हो रहा है। और जो आपने बात कही
वो निश्चित रूप में उधर इशारा करती है। आज अगर सेलाकुई, काशीपुर, पंतनगर, रुड़की आप इधर जाएं तो इसमें आपको हमने जो 70% के लिए जो शासन आदेश की मांग करी थी, जो मिला भी, तो उसमें हमारे रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, इंडस्ट्री में भी उसका पालन नहीं हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री को हमने कई बार घेर लिया, हमने जिला उद्योग केंद्रों को। उसमें दूसरी बात, अगर मूल निवास में काम किया जाता तो जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको पुनः ये बात को कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चाहे मोहम्मद साहिद का जो है उसमें प्रभावित हो रहा है, अधिकार वो प्रभावित हो रहा है, वो आज भी वही है राज्य लड़ने के बाद, गैंगस्टर करने के बाद उसको कोई वैसा लाभ मिला नहीं है। अगर वहां सैनी है राज्य बनने के बाद, वो अभी भी अपने गन्ना किसानी कर रहा है, लेकिन उसको पेमेंट उतना नहीं हो पा रहा है, रोजगार में उसके बच्चे उस तरह से निहित नहीं हो पा रहे हैं। काशीपुर में हरजीत सिंह, गुरजीत सिंह अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसान कामगारी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। जो बाहर से आयात होके आया है वो भी चंद वर्षों में, वो हमसे पहले राइज कर गया। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इस प्रकार की पैंट। और सबसे पहली बात है, आप इसका प्रैक्टिकल है पंकज जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस चैलेंज को स्वीकार करिए। आप राजस्व विभाग में जाइए, आप किसी विभाग में जाइए, आप समाज कल्याण में जाइए, आप जमीन, आपको ये गलतफहमी रहेगी कि पंकज रौतेला नाम लिखा है तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, नवीन जोशी सोचेंगे मेरा काम आसान हो जाएगा, कुलदीप राणा जी सोचेंगे। लेकिन जब आप जाएंगे आपको इतने नियम पढ़ा दिए जाएंगे, आप झुंझला के वापस आ जाओगे, यार मुझे नहीं बनाना राशन कार्ड, मुझे नहीं बनाना वोटर कार्ड, छोड़ो यार मैंने क्या करना, मुझे कौन से प्रभावित हो रहे हैं। और गए आप इस दम में थे कि मेरे आगे रौतेला पिष्ट नेगी लिखा है तो मेरा काम हो जाएगा, या साहित्य को ये लगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरे को तो काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां दूसरे तंत्र, वोटों की राजनीति वाले तंत्र ज्यादा हावी हैं, जो स्थानीय लोगों के हक मार रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि मतलब मैं देहरादून की अगर बताऊं कहां से हो रहा है ये सब चीजें, उस पर क्यों नहीं सरकार, मुख्यमंत्री का फोकस जा रहा है, उस पर चीफ सेक्रेटरी का फोकस क्यों नहीं जा रहा है, उसमें जो है इन चीजों को लेके क्यों नहीं हो जा रहा है। मैं फिर यही कहना चाह रहा हूं कि जनता को भी लामबंद होना होगा, समझना होगा, चौकस रहना पड़ेगा। आज ये जो अभी जो आपदाएं हमने झेली हैं, ये आपदाएं क्यों, ये करोड़ों रुपए जो 600-700 करोड़ 1200 करोड़ आता, ये डेवलपमेंट में लगता किसी, ये यहाँ राहत राशि बांटने में नहीं लगता। ये जबरदस्ती अननेसेसरी का जो है नुकसान है, मतलब जान हानि से भी गए, माल हानि से भी गए, और अब ये वाला जो है, तो इसमें कांग्रेस को भी बिल्कुल प्रमुखता से इस बात को लेकर आना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है कि आप जिस प्रकार से ये है इसकी जांच बिठाई जाए किसी भी उसके लिए। ठीक है जोशी जी, ये सारी बातें मैं ना प्रदीप उकृति जैसे लोगों से सालों से वही बातें सुनते आ रहा हूँ। मतलब जब से मैंने इस फील्ड में मैं आया, मैंने समझने की कोशिश की, ये मूल निवास का मुद्दा, उत्तराखंडी रोजगार, तमाम वही मुद्दे आज तक चले, चाहे आपने कहा जब आप लाल बत्ती वाले थे तब की बात हो या आज की बात हो, आप पक्ष में है। क्यों कोई समाधान नहीं निकलता ठोस तरीके से? हम 25 साल पूरे कर रहे हैं, 25 साल पूरे करने पर हमारे पास कुछ तो बताने के लिए होना चाहिए अपनी जनता को। पंकज जी, जो पहली उत्तराखंड के अंदर निर्वाचित सरकार नारायण दत्त तिवारी जी की बनी, तो उसमें भी मुझे राज्य मंत्री के रूप में उद्योग विभाग में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमने पॉलिसी बनाई थी कि जो यहाँ का बेरोजगार युवक है, 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। और उस समय 2000 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री राज्य के अंदर आई नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में। आज वो सारी इंडस्ट्रियां गायब हो गई हैं, आप उनको सहूलियत नहीं दे रहे। आज राज्य की स्थिति आप ये देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, आप सेलागुई चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, पंतनगर चले जाएं, हरिद्वार चले, लेकिन फोन आएगा तो फिर क्या बता पाएंगे। कुलदीप भाई, सरकारें आई और चली गई, प्रदीप उकृति जैसे लोग यही पूछते रह गए, भाई मूल निवास, असल उत्तराखंड, हमारे हक, हमारी चीजें, हमारे बाजार, हमारे पहाड़, हमारे गांव, वो कहाँ है, वो कब दुरुस्त होंगे। जो जिसका जिक्र अभी जोशी जी कर रहे थे, उद्योग नीति जो आई जिसमें 70% अपने उत्तराखंडियों को रिजर्वेशन की बात, क्या वो लागू हो रही है? उकृति साहब के पास जाऊंगा, वो 20 मिनट ले लेंगे इस मसले पर पूरा बोलने में, आप बताइएगा। देखिए, उत्तराखंड में जो कागजों में हो रहा है और जो हकीकत में हो रहा है धरातल पर, उसमें जमीन आसमान का। और आज जो ये रिपरकेशन निकल करके आ रहा है, निकल करके बन रही है राज्य, ये उसी का परिणाम कि राज्य को लेकर के, विषयों को लेकर के गंभीरता है। और सबसे बड़ा अफसोस राज्यवासियों को इस चीज का है कि चलिए अफसर तो बाहर से आ गए, लेकिन नेता तो हमारे स्थानीय थे। उन लोगों को तो कम से कम राज्य की चिंता करनी थी, राज्य के चिंता करनी थी। चुनाव तो उनको यहाँ लड़ना है, वोट उनको यहाँ से मिलना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कमो। और देखने में आया, और जिनका नुकसान हम देखें,
मैं 2 उदाहरण दूंगा पंकज जी यहाँ पे। मैं अभी 1-2 वर्ष पहले असम गया था। मुझे एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जाना था, तो मैं असम यूनिवर्सिटी गया हुआ था। तो गुवाहाटी में मैं 5 दिन रहा। तो मेरा एक ड्राइवर वहीं गुवाहाटी में ही एक मुस्लिम ड्राइवर थे मेरे, उबैदुर रहमान था उसका नाम। तो मैंने उबैदुर रहमान से पूछा कि मैंने कहा भई यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और वो तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं यार, तुमको क्या लगता है? तो वो मेरे से नाराज़ हो गया। मैंने कहा नहीं, हमारा हेमंत तो साहब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैंने कहा वो तो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। तो उसने जो मुझे आंकड़ा बताया, हालाँकि मैं पक्ष-विपक्ष में नहीं कह रहा हूँ राजनीति के, उसने जो मुझे आंकड़ा बताया, उसने कहा सर आसाम में 12% मुसलमान, जो यहाँ का मूल निवासी है, और हमारा जो बजट है वो 8,000 करोड़ का है जनसंख्या का, ठीक है। आज आसाम में 30% मुसलमान है और बजट वही 8,000 करोड़ है, ठीक। तो ये जो 8,000 करोड़ का बजट जो 12% लोगों के लिए था, जो उसमें बँटना था, आज वो 30% लोगों में बँट रहा है। तो हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम जो असम के मुसलमान हैं, हमारा नुकसान हो रहा है इन बाहर के बांग्लादेशी, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बांग्लादेशी यहाँ से बाहर हों, कि बाहर के मुसलमान यहाँ से बाहर जाएँ। ये उस व्यक्ति का कर्तव्य, ठीक है। अब आप आते हैं दूसरे इसी से संबंधित जो विषयों की राज्यों की अस्मिता से जुड़ी प्रश्न। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में 80 के दशक में एक बड़ा आंदोलन हुआ, 70-80 के दशक में एक बड़ा आंदोलन हुआ और एक स्थानीय राजनीतिक दल उभर करके सामने आया, जिसमें एक बड़ा नेता उभर करके सामने आया जिसका नाम है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, ठीक है। तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का जो मुख्य उद्देश्य था, वो स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर, स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय हितों पर, स्थानीय परंपराओं पर, स्थानीय आस्थाओं पर, स्थानीय लोक कलाओं पर, लोक व्यंजनों पर, ठीक है। तो जब केंद्र में इंदिरा की सरकार थी, तो ये मैंने उनकी किताब में पढ़ा है, तो जब उनके साथ चर्चा हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को डराते धमकाते हैं, तमाम बातें। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाकया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण संसद का विषय है, सॉरी संविधान का विषय है। प्रांत रचना संविधान के अंतर्गत आती है और उसी संविधान में ये व्यवस्था है, प्रांतों में जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग का से नीचे का जो रोजगार हैं, वो सारे के सारे स्थानीय स्तर पर जाएंगे। जो स्थानीय रोजगार है वहां पर होंगे, वो स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व रहे, ठीक है। आप यूपीएससी या पीएससी में जो होता है वो तो ऑल इंडिया सर्विस पे आ जाता है, लेकिन जो इस तरह के रोजगार हैं, और अगर इन रोजगारों को भी यहाँ के स्थानीय लोगों से छीन लिया जाएगा तो कैसे होगा? इस आधार पर वो राज्य बना, आज भले आज जो वहाँ का राजनीतिक दल है वो किस दिशा में चला गया है वो अलग विषय है, लेकिन उत्तराखंड में भी यही बात हो रही थी। क्योंकि देखिए कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं पंकज भाई, आप शायद तब किशोर रहे होंगे। अक्सर हम अब अपने गाँव के चौराहों पर ये चर्चा होती थी 1993 में जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था, पुलिस जब चली जाती थी गश्त करके तो अब चुपके करके इकट्ठे होते थे और ये चर्चा होती कि राज्य बन गया तो क्या लाभ होगा, क्यों राज्य बनना चाहिए, हमारे राज्य की आर्थिकी क्या होगी, ठीक है। तो ये बुजुर्ग लोग हमें समझाते थे कि बेटा रोजगार होगा, नौकरियां मिलेंगी। अभी नौकरी नहीं है, अभी लड़के हमारे बाहर जाके काम करते हैं, फौज में भर्ती होने के अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, पेंशन के अलावा हमारी कोई अर्थव्यवस्था नहीं, ठीक है। बजट पे बात होती थी कि हमारा आर्थिक तंत्र कैसे होगा, तब होता था हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास नदियां हैं, पहाड़ हैं, हमारे पास नेशनल पार्क हैं, ठीक है, पर्यटन है। तो इस तरह से हमारी आर्थिकी होगी, ये विषय थे। आज राज्य बनने के 25 साल के बाद अगर हम अपनी स्थानीय चीजों को देख करके, राज्य की स्थानीय चीजों को देखें, उनके दोहन की बात करें तो कितनी चीजें राज्यवासियों के पास आई, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय, ठीक है। राज्यवासियों से उनके रोजगारों के हक हकूक छीने जा रहे हैं, वो दूसरों के पास जा रहे हैं, ठीक। तो ये एक बड़ा आंकड़ा रहा। अब आप एक चीज देखिए, आज 25 साल के बाद अगर हमारी एजेंसियों में नकल और पेपर लीक की बात निकल करके आ रही है, जबकि 25 साल में तो एजेंसियों को और पुख्ता हो जाना चाहिए था। तो सोचिए कि जब राज्य बना होगा, जब यहाँ पर एजेंसीज का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, तब जो भर्तियां हुई हैं वो किस लेवल पे हुई होंगी, उनकी मतलब उनके, अब आप सोच सकते हैं कि उनके होने की कितनी शुद्धता का प्रमाण क्या रहा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो स्थानीय स्तर, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में रोजगारों की कमी है, शिक्षण की कमी है, ठीक। अभी एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। अभी कांग्रेस के मित्र चले गए यहाँ से, जब तिवारी जी की गवर्नमेंट में तिलक राज बेहड़ स्वास्थ्य मंत्री, ठीक, और स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां आई, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो
तिलकराज बेहड़ ने ये कहा कि इसमें देखिए, यहाँ आज हम बहुत सारी चीजों को लेकर के मतभेद रहते हैं, लेकिन तिलकराज बेहड़ ने ये कहा कि इसमें उत्तराखंड के लोगों को कैसे वो मिलेगा, ठीक। और उसने कहा कि भाई ये एक व्यवस्था बनाओ जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को इसमें प्राथमिकता मिले, रोजगार में प्राथमिकता मिले, ये राज्य इसीलिए बनाया है, ठीक है। कितने नेता हैं ऐसे जो इस तरह की बात सोचने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये बात तब की है, मुझे उस समय का विषय ध्यान है, और क्योंकि कुछ घटनाएं होती हैं जो मानस में रहती हैं, आज भी मेरे मानस में है तिलकराज बेहड़ को लेकर प्रशंसनीय बात थी, ठीक है। जी, आज के डेट में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के लोग आ गए, कहाँ से आगे भाई, आज तो क्रेडिट लेने की होड़ है कुलदीप भाई, आज तो फैसला कहीं होता है, पटाखे कहीं फूटते हैं, माला कोई पहनता है। प्रदीप कुकरेती जी, इसी वजह से, इस फर्जीवाड़े की वजह से 25 साल में हमने क्या पाया, पीपल्ली, हमने क्या पाया, पशुआ दूध में परिवार रजिस्टर की नकल में फर्जीवाड़ा, हमने क्या पाया, अपने खोते पहाड़, अपनी बुनियाद जो अपनी जमीन थी वो खोते हम दिखाई दिए, और मिला क्या, कुछ नहीं, सियासत का झुंझुना, बस जो लोग ये काम कर जाते हैं। महाराष्ट्र की बात की कुलदीप भाई ने, बहुत अच्छा लगा, और ये अच्छी बात है जब कोई लोकलाइट कोई चीज होती है, कोई लोग उससे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं तो अपने प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता हूँ, मेरे को ना पता है, आप लोग पता नहीं कैसे समझेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल नाम से ना, मतलब बच्चा था तब भी वैसे ही था, और आज भी ना वो एक अलग सा जोश नाम को सुनकर रहता है। अब बशर्ते पार्टी में कुछ रहा नहीं, बचा नहीं, ठीक है, नेता वैसे रहे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक दल, कुछ ऐसा, कुछ लोग ऐसे जो एक बिल्कुल पहाड़ की परिकल्पना को बिल्कुल जमीन पर उतारे। कुकरेती जी, ऐसा हो पाएगा क्या, या हम ये पशुआ दूध की बात, पेपर लीक की बात तो उलझे रह जाएंगे? देखिए, मैं आशावादी हम लोग हैं, और आशावादी थे, इसीलिए लगातार लगे रहे। और जब लगा कि हताशा होने लगी तो 96 में आके फिर एक उम्मीद लगी, जब देवी गौड़ा ने वहां से उत्तराखंडा कहा, तो अच्छा लगा कि सतपाल महाराज उन्हें कन्विंस करने में रहे, और यहाँ के आंदोलन ने और यहाँ की शहादत ने उनको समझा और हिलाया, और वो चीजें 96 में जाके हुई। उसके बाद फिर कुंद हुई, तो फिर ये लगा कि यार ये खाली घोषणा ही रह गई। लेकिन ये भी पता था कि जो 15 लाल जो प्राचीर से जो बात होती है, वहां से लाल किले की प्राचीर से वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती है, और वो 2000 में जाके वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो आसान्वित हम राज्य बनने के बाद अभी भी हैं, लेकिन फिर वही बात है, हमें लोग खुद ये बात जो आपने बात कही, हमने जब भू कानून की रैली निकाली, मूल निवास की रैली निकाली, जो हम लगातार करते रहते हैं, लोग लोकायुक्त को लेकर करते हैं, तो लोग कह रहे हैं यार तुम कहाँ की बात कर रहे हो, खामोखा की बात कर रहे हो, अब क्या है, सारी जमीन तो बिक गई, अरे अब क्या है, अब तो सारा बिक गया, अब तो सारा भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन हम आशान्वित लोग हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि हमारे यहाँ राजनीतिक अपरिपक्वता है। राजनीतिक लोग खाली विधायक और नाली सड़क से ऊपर उठ के नहीं देखते हैं, मुझे इस बात को कहने में फिर पीड़ा हो रही है। राजनीतिक लोग, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो नीतियां बनाने के लिए कायदे में वहां पे जाता है विधानसभा में, लेकिन ये सड़क कितनी पास हुई, नाली कितनी पास हुई, हमारे गांव की डांग कटेगी, उसकी डांग कटेगी, हमारा जो है वेतन वृद्धि बढ़ेगा, और खाली आर्थिक, मैंने इतनी आर्थिक सहायता बांट दी, ये इससे ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। अस्पताल खुल रहा, तो अस्पताल किस परिप्रेक्ष्य में खुल रहा, क्यों खुल रहा, खाली बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे, कम्युनिटी सेंटर खोल दिया, तो ये मतलब जो है बड़ा पीड़ा होती है। लेकिन मैं आशान्वित हूं कि एक दिन शायद आएगा, क्षेत्रीय पार्टियों को भी सोचना समझना और ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, समन्वय बना के, खाली दम भर के नहीं, और एक उत्तराखंडी की हैसियत से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिविजुअल कोई एक वर्ड बीच में चलता है कभी, क्योंकि पहाड़ी ये इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर समन्वय चाहते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर पहले से कॉस्मो सिटी में, अगर देहरादून की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो हमारे यहाँ गुलदस्ता है। अब जब जितना हम मांग रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन अगर जो गुलदस्ता बना दिया गया है, भगवानपुर से लेकर तमाम ये सारी सीमाएं 13 जिलों में बांध दी गई हैं, तो उसको सुधारा क्यों नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूं ना कि लताफत हुसैन का भी कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा है। भाई इस आदमी, उसके लिए मोहम्मद साहिब इसलिए थोड़ी आंदोलन में आए थे कि मैं हिंदू मुस्लिम हूँ। उत्तराखंड का एक पहला नारा ऐसा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कोदा चंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, और वो बना भी। और शहादत सलीम अहमद ने भी थी, परमजीत सिंह ने भी थी, तो हंसा धनाई ने भी दी, तो बलबीर नेगी ने भी दी, तो सबने दी। तो ये, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रूप से जो परिपक्वता आनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेट हमेशा, कई लोगों की उसमें वो है ही नहीं। अब ब्यूरोक्रेट तो आएगा, नौकरी बजाएगा, अटैची भरेगा, चले जाएगा। हर जिला अधिकारी सबिन बंसल तो नहीं होगा, हर जगह अधिकारी जो है रयाल की तरह तो नहीं होगा, या अभी प्रतीक जैन जैसे आए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ काम इतने अच्छे कर रहे हैं कि कुछ जिलाधिकारी बहुत अच्छे नियुक्त किए जा रहे हैं, और वो उसके पीछे दो कारण है। एक तो छवि भी सुधारनी है, क्योंकि 4 साल अब निकल चुके हैं, अब 5वां साल चुनावी वर्ष है,
तो जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छी कार्यशैली मिलेगी, तो इसका भी लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री को। और एक समाज में एक संदेश भी जाता है कि अब तक बहुत हो हल्ला हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो सरकार के अंदर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, दल के अंदर दल, और जो चल रहा है ये जो उठा पटक का गेम, दिल्ली का जो देहरादून की जो दौड़ भाग है, नागपुर की जो दौड़ भाग है, उसको भी सुधारने के लिए थोड़ी कुछ इस तरह के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छा देखता हूं। लेकिन केवल वोटों के लिए अगर आप हमारी नदियां गिरवा देंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर लगा देंगे, कुछ चीजों को इंडिकेट करके इंडिविजुअल तरफ कर देंगे, तो आपको पूरे 9 जिले भी देखने पड़ेंगे जो आज हाशिए पे आ गए हैं। खाली आयोग बना के काम नहीं चलेगा, उनको तनख्वाह देके काम नहीं चलेगा, उनको गाड़ी देकर आयोग नहीं चलेगा। नेगी जी को वहां बैठना पड़ेगा, आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे, घसियारी योजना जो है नहीं चलानी पड़ेगी कि हमारे गांव में घास बेचो। अरे हमारे यहाँ तो खुद घास होते हैं, लॉपिंग करो, आप उसको यहाँ भेजो आप कि भाई जो जैविक खाद बेचेगा, खरीदेगा, हम उसको तराई में उसको इतना पैसा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि पहाड़ में अगर घास खरीदना है तो तुम्हें फ्री में घास मिलेगी। ये तो हमारे यहाँ के मंत्रियों की सोच थी। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की क्या हालत है, शिक्षा की क्या हालत है, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, ITI बंद हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक बंद हो रहे हैं। भाई वाई? वो इसलिए क्योंकि जब जनता ही नहीं है तो स्कूल भी 6 बच्चों के लिए क्या करेंगे। और बहुत बड़े यहाँ अधिकारी होशियार बन रहे हैं कि 4 बच्चे हैं और 4 मास्टर हैं, 2 बच्चे हैं 3 मास्टर हैं। तो नीति नियम कायदे कानून बनाना तो ऐसे बनाओ ना, फिर क्या उसका हिसाब किताब है ये। जी, बड़ी थोड़ा सा मुझे बीच में हंसी भी आ रही थी इस बात को लेकर कुलदीप भाई कि चर्चा एक विषय पर करने के लिए बैठो तो नेता चर्चा करने के लिए नहीं बैठते या मिलते हैं। बीजेपी वाले आने से रहते हैं, कांग्रेस वाले बीच में चले जाते हैं, रह जाते एक बड़ा पत्रकार, एक छोटा पत्रकार, एक आंदोलनकारी। और हम बात करेंगे प्रदेश को लेकर, चिंता हमारी, हम ही उसका सलूशन देंगे, हम ही उस पर दवा मरहम सब करेंगे। लेकिन जिन लोगों को असल में जिम्मेदारी दी गई हमारे वोट द्वारा, वो लोग कितने गंभीर दिखते नहीं है। मैं कोशिश करूंगा फिर से कि तमाम उन लोगों को भी चर्चा में लाऊं और उन लोगों के जरिए भी चीजों को साफ करूं, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से है। हम लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी दे दी ना, आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य आप संभाल रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, तो आप पॉलिसी बनाएंगे। परिपक्वता कहाँ बना पाएंगे? वो बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। वो बार बार कहते हैं कि कीटाणु जनित जो तमाम विभाग हो चुके हैं वहां सफाया होना चाहिए सैनिटाइजर के साथ, लेकिन वो कोई करता ही नहीं है। करने वाले भाग जाते हैं, आते नहीं है। चलिए, आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप भाई, कृति जी आपका भी। उम्मीद करता हूं कि जो लोग आप लोग की बात को सुनेंगे वो लोग समझ पाएंगे कि पहाड़ का दर्द क्या है अपने उत्तराखंड में। आखिर पछुआ दून का इलाका जहां पर फर्जीवाड़ा परिवार रजिस्टर की नकल में हो जाता है, हमारे हक और हमारे सब चीजों पर डाका पड़ जाता है, या फिर पेपर लीक के मसले पर हम लोग उलझे हुए हैं। 25 सालों में हमने ये तरक्की की, और वो जो बाकी कृति साहब ने बताया कि ITI पॉलिटेक्निक ये सब चीजें बंद हो रही, ये भी हमारी तरक्की का हिस्सा है। फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो मसले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बात किससे करें? जिम्मेदार लोग जिनके साथ बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिनके साथ टेबल टॉक होना चाहिए, बड़ी बड़ी गोष्ठियां होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आंदोलनकारी भी हों, वरिष्ठ पत्रकार भी हों, बुद्धिजीवी हों, प्रदेश को समझने वाले हों, और सरकार के लोग भी हों, अधिकारी भी हों, तब मसलों पर बात हो तो कहीं पर समाधान की गुंजाइश रहती है। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि एक कान से सुनो, इधर से निकाल दो, बाकी कुछ नहीं है। अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते चलो, और बस बोर्ड देखो कहाँ पर कम, कहाँ पर ज्यादा, और किस तरीके से हो सकता है। बस इसी उधेड़-बुन में सियासत उलझी हुई है, और पहाड़ की जनता बस देख रही है केवल अपना उत्तराखंड, वो जिसकी मांग की गई थी। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। इसका मतलब अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नकली लोग यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं और असली वोट वहां से हटाए जा रहे हैं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। सरकार पूरी तरह से इसको रोकने में नाकाम साबित हो गई है। देहरादून है, हरिद्वार है, नगर है और हल्द्वानी का कुछ है। तो इनमें जो जनसंख्या दर में जो वृद्धि देखी गई है 30-24 सालों में, वो बड़ी खतरनाक है और वो चिंताजनक है। ये राजकीय सेवाओं में इतना फर्जीवाड़ा है, राजकीय सेवाओं में फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, फर्जी डिग्री, शिक्षक न जाने कितने मिल गए, पूरी जांच बिठाई गई, लेकिन उस जांच बिठाने के बाद उन सब जांचों का अभी तक परिणाम नहीं आया है। गाये बगाए तीसरे से 5वें 6ठे महीनों में या 9वें महीने में कोई एक केस निकल के आ जाता है। फर्जी डिग्री, ये एक इन्होंने एक सिगोफा छोड़ दिया है कि 27 में चुनाव हो रहा है, इसको बांटो, डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज करते थे। इनको आपस में बांटो, नफरत फैलाओ। जो भ्रष्टाचार की जड़ शुरू होती है वो राजस्व विभाग से शुरू होती है। कुछ राजस्व में कुछ कर्मचारी वो जन नेता के दबाव में आके
या अधिकारियों के दबाव में आके वो उसमें कुछ का कुछ लिखवाते हैं और बाद में नौकरी किसकी जाती है? एक सीधे साधे पटवारी की नौकरी चली जाती है। ये भी कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी की तराई में सीटें खतरे में हैं। इस बार का जो सर्वे है मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो 5 सीटें उनको अपने सर्वे में, जो मेरे को कहीं से सूत्रों से पता लगा है कि जिनको ये 10 सीटें मान के चल रहे थे, वहां से 5 में ये कमजोर चल रहे हैं।